हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 चैनल की ओर से आप सभी दोस्तों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और यह नया साल आपके जीवन में खुशहाली लाए, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। और 16 नवंबर को लेकर बहुत बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपना दीपावली का त्योहार कहां मनाया, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, शंभू महाराज सुर्खियों में रहे। शंभू महाराज हमारे किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 16 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। और दोस्तों, एक साल तक के लिए हमारे इस चैनल को आपने फॉलो कर लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने दीपावली का त्योहार कहां मनाया? दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने यह दीपावली का त्योहार लोंगेवाला पोस्ट पर मनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोंगेवाला पोस्ट। लेकिन यह किस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो याद रखो, यह है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगेवाला पोस्ट पर सैनिकों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया है। इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने भी सैनिकों की वर्दी पहनी है हमारे प्रधानमंत्री ने। और इनसे जुड़ा एक हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2014 में दीपावली का त्योहार कहां मनाया था? तो याद रखो, सियाचिन में मनाया था। कहां पर? सियाचिन में। और इस बार लोंगेवाला पोस्ट पर यह त्योहार मनाया है। और 1971 के युद्ध के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान फौजों के बीच लोंगेवाला में पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें देश की सेना ने अपने सीमित संसाधनों से पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त किया था। जहां पर दोस्तों एक फिल्म भी बनी है इस युद्ध की, और यह फिल्म का नाम है बॉर्डर। कौन सी? बॉर्डर फिल्म, जिसमें यहां देख सकते हैं सन्नी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना ने अहम किरदार निभाए थे। बहुत ही अच्छी मूवी है, आपने देखी ही होगी, मुझे मालूम है। तो लोंगेवाला जैसलमेर राजस्थान में थार रेगिस्तान पर एक छोटा सा टाउन है। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के लोंगेवाला चेक पोस्ट पर अटैक कर दिया था और बॉर्डर फिल्म में इसी युद्ध को दिखाया गया है। और इसीलिए आपको याद रखना है कि बॉर्डर जो फिल्म है वो किस युद्ध से जुड़ी हुई है? तो 1971 में हुए यह लोंगेवाला पोस्ट पर हमले से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, जब दीपावली का त्योहार की बात करते हैं तो दीपावली शरद ऋतु में कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। कब? कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। और माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वो अयोध्या वापस लौटे थे। इसी की खुशी में हम सब दीपावली का त्योहार मनाते हैं। और दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्न में से किस हिंदू संवत वर्ष की शुरुआत हुई? आज ही यह हिंदू संवत वर्ष की शुरुआत होने जा रही है और 2076 संपन्न हुआ और 2077 अब शुरू हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विक्रम संवत वर्ष 2077 हाल ही में शुरू हुआ। और सम्राट विक्रमादित्य के प्रयास से विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। उनके समय में सबसे बड़े खगोल शास्त्री कौन थे? वराहमिहिर थे। और ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, यानी कि 2020 वर्तमान में चल रहा है, इनसे प्लस 57 को जोड़ दिया जाए तो 2077 विक्रम संवत हाल ही में शुरू हुआ, आज से ही शुरू हुआ है। ओके, और इसी के साथ हम शक संवत की भी बात कर ले, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत है। तो अंग्रेजी कैलेंडर से ये 78 वर्ष पीछे है, यानी कि हाल ही में 2020 चल रहा है, इसमें से -78 कर दिया जाए तो शक संवत 1942 हाल ही में चल रहा है।
और अभी 1942 शक संवत चल रहा है, यह याद रखो। और यहां पर पढ़िए शक संवत, तो 22 मार्च 1957 को इसे भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। ओके, आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में देख सकते हैं सौमित्र चटर्जी जिसका निधन हो गया, वो एक जाने माने अभिनेता थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिनेता। और ऐसे मामूली अभिनेता नहीं थे, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स भी जो व्यक्ति जीत चुके हैं, ऐसे बड़े अभिनेता थे। तो सौमित्र चटर्जी वे एक दिग्गज बंगाली अभिनेता थे। वे 85 साल के थे और सौमित्र को सिनेमा में योगदान के लिए पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और आगे मैं बताऊं तो साल 2018 में उन्हें फ्रांस सरकार ने लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया था। सौमित्र चटर्जी को फ्रांस सरकार ने लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया था और फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है यह लीजन ऑफ ऑनर, जिससे सौमित्र चटर्जी को यह सम्मान प्राप्त हुआ। और सौमित्र चटर्जी ने अपने करियर की शुरुआत सत्यजीत रे की फिल्म अपूर संसार से की थी। यानी कि सत्यजीत रे बोले तो दोस्तों ऑस्कर विजेता है सत्यजीत रे, उनके साथ भी सौमित्र चटर्जी ने काम किया है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस जैनाचार्य जी की 151वीं जयंती मनाई गई? एक जैनाचार्य जिसका नाम है श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की 151वीं जयंती हाल ही में मनाई गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर कुछ नया कार्य किया है, वो भी याद रख लो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की यानी कि हमारे इस महाराज की 151वीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शांति प्रतिमा का अनावरण किया। क्या? शांति प्रतिमा का अनावरण किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री ने। और इस प्रतिमा को राजस्थान के पाली में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है। कहां पर? विजय वल्लभ साधना केंद्र में इस शांति प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रेरणा से कई राज्यों में 50 से अधिक शिक्षा संस्थान चल रहे हैं। यानी कि उन्होंने शिक्षा के मामले में बहुत ही अच्छा कार्य किया है और विभिन्न राज्यों में तकरीबन 50 से अधिक शिक्षा संस्थान भी चल रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में परंपरागत चिकित्सा केंद्र स्थापित करेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हाल ही में महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने यह घोषणा की है कि वो भारत में, जी हां, भारत में अपना एक परंपरागत चिकित्सा केंद्र स्थापित करेगा। और आपको भी पता है कि हमारे आयुर्वेद दिवस हाल ही में मनाया गया। कब? धन्वंतरी जयंती के अवसर पर हमने आयुर्वेद दिवस मनाया। और हमारे भारत देश की जो प्राचीन परंपरा है उनमें से दोस्तों चिकित्सा की जो पद्धति है वो पूरे विश्व के सामने है। और इसीलिए हाल ही में या WHO ने भारत देश में परंपरागत चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। यानी कि हमारे देश भारत में तो हाल ही में भारत में 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। कब? धन्वंतरी जयंती के अवसर पर। और इस अवसर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से भारत में पारंपरिक दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। और बात करते हैं WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में स्थित है। इसके हमारे वर्तमान महानिदेशक यानी कि प्रमुख कौन है? टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। और WHO का भी भारत एक सदस्य देश है। और WHO का भारत में हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो भारत में WHO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ओके, छठा क्वेश्चन, 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? दोस्तों यहां पढ़िए, यह है दोस्तों 15th ईस्ट एशिया समिट जिसका आयोजन किया गया 14 नवंबर को।
और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस जयशंकर, और एस जयशंकर का पूरा नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। वो हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री है, पहले विदेश सचिव हुआ करते थे। और 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन की बात करें तो सम्मेलन की अध्यक्षता आसियान के अध्यक्ष के रूप में किसने की? तो याद रखो, वियतनाम के प्रधानमंत्री युएन जुआंग फुक ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। और ऑनलाइन आयोजित इस सम्मेलन में पूर्वी एशिया के सभी 18 देशों ने हिस्सा लिया। कितने? 18 देशों ने हिस्सा लिया। 7वां क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की कितनी अकादमियों को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की है? दोस्तों, हमारे भारत देश ने एक लक्ष्य तय किया है कि 2028 में हम ओलंपिक में कम से कम 10 गोल्ड मेडल जीते, और इसीलिए हमने बहुत सी नई परियोजनाएं लॉन्च की है, जैसा कि खेलो इंडिया। तो इसी तरह हमारे भारत देश में ऐसे जो निजी क्षेत्र के लगभग 500 अकादमियां हैं, उससे वित्तीय सहायता देने की शुरुआत की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 500 ऐसे इंस्टीट्यूट। तो यह सहायता वित्त वर्ष 2020-21 के अगले 4 वर्ष तक खेलो इंडिया योजना के तहत दी जाएगी। किस योजना? खेलो इंडिया योजना के तहत अगले 4 वर्ष तक इस तरह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और हमारा मकसद है जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक आयोजित होने वाला है और लॉस एंजेलिस में 2028 में यह ओलंपिक आयोजित होने वाला है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते, ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने हेतु यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत निजी क्षेत्र की अकादमियों में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की उपलब्धि, अकादमी में उपलब्ध कोचिंग के स्तर, खेल के मैदान और संबंधित बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, खेल विज्ञान सुविधाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर अकादमियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाएगा। ओके, 8वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में सादात रहमान को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहां आप देख सकते हैं इमेज में सादात रहमान किस देश के हैं? हमारे ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के यह व्यक्ति है सादात रहमान, जिसे इस साल अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बांग्लादेश के एक किशोर सादात रहमान को साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में कार्य करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ऐसी मलाला यूसुफजई ने सादात रहमान को नीदरलैंड में एक समारोह के दौरान प्रदान किया। तो यह पुरस्कार किसने प्रदान किया है? मलाला यूसुफजई के हाथों से यह सादात रहमान को पुरस्कार मिला है। कहां पर? नीदरलैंड में। और यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन यानी कि किड्स नाइट्स द्वारा ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। सादात ने साइबर अपराध से पीड़ित किशोरों की मदद के लिए साइबर अपराध निरोधी ऐप साइबर टीन्स बनाया है। जी हां, साइबर टीन्स नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जो साइबर अपराधों से पीड़ित किशोरों की मदद के लिए बनाया गया यह एप्लीकेशन, और इसीलिए सादात रहमान को यह सम्मान मिला। 9वां क्वेश्चन, IRCTC कब से भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ करने जा रही है? IRCTC दोस्तों आने वाले मंथ में यानी कि दिसंबर 2020 में भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ करने जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 2020 में। और यहां एक टर्म आया IRCTC, इसका पूरा नाम क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। यानी कि IRCTC ने 12 दिसंबर से भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ करने जा रहा है। और भारत दर्शन यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 से 18 दिसंबर तक चलेगी। और इस यात्रा का विषय क्या है? शो इंडिया टू इंडियंस, यानी कि हिंदी में कहे तो भारतीयों को भारत के दर्शन, इसी विषय पर यह भारत दर्शन यात्रा चलाई जा रही है 12 से 18 दिसंबर तक। 10वां क्वेश्चन, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी निम्न में से किस देश की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है? दोस्तों इस राजनीतिक पार्टी की आप यहां लोगो भी देख सकते हैं, नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी।
और वो हमारे पड़ोसी देश यानी कि म्यांमार की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो हाल ही में चुनाव जीत गई है और यह पार्टी म्यांमार में अपनी सरकार बनाने जा रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यांमार। तो नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की, जो यहां देख सकते हैं इमेज में, नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की नेतृत्व वाली म्यांमार की सत्तारूढ़ पार्टी ने हाल ही में हुए चुनाव में शानदार जीत हासिल की है और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने कुल 400 सीटों पर जीत हासिल की है। कितनी? 400 सीटों पर। जबकि विपक्षी पार्टी का नाम है यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, उन्होंने केवल 21 सीटों पर जीत हासिल की। यानी कि यह देश की सबसे बड़ी पार्टी है जिसका नाम है एनएलडी यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। यानी कि आंग सान सू की सरकार वहां म्यांमार में बनने जा रही है। और बात करें म्यांमार की तो आप मैप में देखें कि यहां पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ यह म्यांमार देश, और ब्रिटिश राज के बाद इस देश को अंग्रेजी में बर्मा कहा जाने लगा। और म्यांमार की कैपिटल का नाम क्या है? नेपिदा। म्यांमार की राष्ट्रपति कौन है? यू विन मिंट, म्यांमार के राष्ट्रपति। और म्यांमार की राज्य सलाहकार कौन है? आंग सान सू की। और म्यांमार की करेंसी है क्याट। तो इतने फैक्ट याद रख लीजिए। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में संचमन लिंबू का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इमेज में देख सकते हैं, नाम है संचमन लिंबू, जिसका निधन हो गया। वो सिक्किम राज्य के चौथे मुख्यमंत्री थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिंबू का निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। वह सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी से 17 जून 1994 से लेकर 12 दिसंबर 1994 के दौरान सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री रहे थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और बात करते हैं सिक्किम की, तो आप मैप में देखिए कि एक तरफ यहां नेपाल, दूसरी तरफ चीन और यहां भूटान, 3 देशों से जुड़ा हुआ है यह सिक्किम राज्य, जिसका गठन 16 मई 1975 को हुआ। सिक्किम की कैपिटल का नाम है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेमसिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। और तिब्बती भाषा में सिक्किम को चावल की घाटी कहा जाता है। क्या? चावल की घाटी सिक्किम को कहा जाता है तिब्बती भाषा में। 12वां क्वेश्चन, शंभू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्राप्त गुरु तथा नर्तक थे? इमेज में देख सकते हैं, शंभू महाराज वो हमारे भारत का जो 8 शास्त्रीय नृत्य है, इनमें से एक कथक के जाने माने प्रसिद्ध नर्तक थे। और हाल ही में हमने शंभू महाराज को याद क्यों किया? क्योंकि आज ही शंभू महाराज का जन्म दिवस है। शंभू महाराज का जन्म 16 नवंबर 1907 को हुआ और कई स्थानों पर 2010 का भी जिक्र किया गया है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है शंभू महाराज। और शंभू महाराज लखनऊ घराने के महान कथक नर्तक थे। इनका जन्म लखनऊ में ही हुआ था और उनका मूल नाम शंभूनाथ मिश्र था। तो शंभू महाराज के बारे में यह फैक्ट याद रख लीजिए, क्योंकि भारतीय कला और संस्कृति से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। और कथक की बात करें तो कथक राजस्थान और उत्तरी भारत की नृत्य शैली है और यह बहुत प्राचीन शैली है, क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन दिया गया है। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। और दोस्तों याद रखो, कथक के बाद आपको कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, 13वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 नवंबर को। यानी कि आज ही 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे आज मनाया जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 16 नवंबर। तो 16 नवंबर 1966 से ही भारतीय प्रेस परिषद ने विधिवत कार्य करना शुरू किया। जी हां, भारतीय प्रेस परिषद ने विधिवत कार्य करना शुरू किया आज ही के दिनांक 1966 को, और तभी से प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहां हम नेशनल प्रेस डे की बात करते हैं तो प्रेस से जुड़ा हुआ प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर किया गया है वो भी हमें याद होना चाहिए।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद है 19(1) और यानी प्रेस की आजादी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, जिसका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वजीर का जलावतरण कहां से किया गया? वजीर बोले या कहीं पर लिखा गया है वागीर, ओके, क्योंकि स्पेलिंग ऐसा है वागीर। और वागीर ऐसा माना जाता है कि एक मछली का नाम है, शिकारी मछली का नाम, उनके नाम पर यह पनडुब्बी का नाम रखा गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर था मुंबई की मझगांव गोदी से यह पनडुब्बी वागीर का जलावतरण किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है, वो है विकास कुमार जलगोविंद चाक, योगेश रावत फ्रॉम दाहोद से, काजी यूनुस गुजरात राजकोट पड़धरी से, मुकेश कुकड़िया गुजरात के जसदण बरवाला से, ठाकुर विक्की गुजरात के भीमपुर से और चिंतन वंजारा वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। आशीष राउत, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। राजेश कटारा, राठौड़ भावना, उन्होंने भी सही लिखा है कि वागीर यह हमारी 5वीं पनडुब्बी है जिसका हाल ही में जलावतरण किया गया। परेश लाधवा गुजरात के भावनगर से और ब्रिजराज सिंह वाला फ्रॉम गुजरात के राजकोट से। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है रवि डोडिया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। भावना रोहित फ्रॉम गुजरात नडियाद से, सोलंकी मनोज गुजरात के सुरेंद्र नगर से और अश्विन डामोर, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। भारत के सीमा शुल्क विभाग ने 18 टन लाल चंदन की लकड़ी को पकड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। चंदन की लकड़ी को पकड़ने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान चलाया गया? सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, कल का वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आंसर तो पता ही होगा, क्योंकि कल इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो दोस्तों, आंसर लिखिए, एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।